चर्चा शुमार है कि लखनऊ पहुंचने का रास्ता पूर्वांचल से होकर गुजरता है। जी हाँ, मैं मनीष मयूर उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारी इंडिया न्यूज। पूर्वांचल में इस समय उपचुनाव को लेकर के, विधानसभा उपचुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की विकास योजनाओं को घर घर पहुंचा करके यह आश्वस्त कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही इस राज्य में और इस देश में जो है लोगों को सुविधा मुहैया करा सकती है और जन जन तक लोगों को सुविधा दिला सकती है। तो दूसरी तरफ विपक्ष के लोग 2024 की जनादेश से उत्साहित हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का जंग छिड़ा हुआ है। आज हमारे ये साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामबचन यादव जी हैं। इनसे जानेंगे कि उपचुनाव में क्या क्या चल रहा है और किन मुद्दों पर इस उपचुनाव में विपक्ष के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। रामबचन यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद। क्या चल रहा है चुनाव में, क्या तैयारियां हैं? अपना आप लोग तो क्लीन सीट दे दिए एकदम, कांग्रेस को एक सीट भी नहीं दी इस चुनाव में। देखिए, कांग्रेस को जो एक सीट नहीं मिली है, कोई भी सीट माननीय अखिलेश जी नहीं दिए हैं जी, उसमें कांग्रेस से पूरा समझौता होकर काम हुआ है जी। और उसमें कांग्रेस का कोई भी नेता, चाहे प्रदेश स्तर का हो चाहे केंद्र स्तर का हो जी, कोई नाराजगी नहीं है जी, न उनको वोटरों में कोई नाराजगी है जी, समझ रहे हैं जी। तो इसमें जरा सा भी विवाद नहीं है जी। समाजवादी लड़ेगी, कांग्रेस पूरा सपोर्ट करेगा जी। और रही क्लीन का तो एकदम क्लीन आया तरह दिख रहा है। तो इस बार क्या माना जाए कि पंजे पर साइकिल सवार है फिर से? नहीं यार, पंजे का पूरा सहयोग रहेगा साइकिल पे। अच्छा, इतने पंजे को वोटर है। नहीं, हमारे कहने का मतलब साइकिल पंजे पे बैठी या पंजा साइकिल पे बैठी? नहीं, अभी उत्तर प्रदेश में तो काम से पंजा ही साइकिल पर जाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अब जिस हिसाब से उनका जनाधार है जी, वो साइकिल के ही सहारे हैं जी। तो क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? जिस तरीके से आप स्थानीय स्तर पे ले लीजिए, आपके जिले से सटा हुआ मिर्जापुर जिला है, मजवा विधानसभा है, कुंदरकी विधानसभा ले लीजिए, अम्बेडकर नगर में है वहां उपचुनाव है, गाजियाबाद में उपचुनाव है, कई ऐसी जगह है अपना जहां पे उपचुनाव हो रहे हैं। तो किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है इस बार? देखिए, जो मुद्दे हैं जी, मुद्दे देखिए कानून व्यवस्था जी। आप कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के देखिए जी, एकदम बदहाली हो जाएगी। आए दिन गोली, आए दिन मर्डर, आए दिन सब कुछ हो रहा है। जी, समझ रहे हैं ना आप? देखिए इधर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। जी, कहाँ है योगी सरकार की कानून व्यवस्था? समझ रहे हैं जी। आप खुद देख सकते हैं। और अभी कान से किन मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। जी, एकदम समझ लीजिए, किसानों का समस्या, जी, बिजली पानी का समस्या, जी, रोड सीवर का समस्या, जी, जो शहरों में सीवर बजबजा रहा है, थोड़ा सा भी बारिश हो जा रही है जी, तो गलियां एकदम बजबजा के निकल जाती हैं कि आदमी पैदल जाना दुर्भर हो जाता है। तो ये जो बिजली का लतर चमकौआ लगा के जो विकास दिखाए हैं अपने बनारस में या किसी और जिलों में, तो वो खाली बिजली का लतर ही दिख रहा है। जी, समझ रहे हैं? अंदर घुसिएगा आप, मैं हकीकत बोल रहा हूँ, अंदर आप गली में घुसिए, किसी मोहल्ले में घुसिए जी, शहर के, तो आपको मालूम होगा सफाई क्या चल रही है, कितनी उनकी कान से वो विकास हुआ है उस गलियों में। जस का पत्थर तस, एक पत्थर ऊपर एक पत्थर नीचे, एक सीवर ऊपर भगवान, एक सीवर नीचे, कहाँ से इतना इतना पानी गया है गलियों में। यही बीजेपी सरकार का विकास है, यही तो है। तो कह रहे हैं अपना कि हमने विकास की जो परियोजनाएं लाई, जनता ने इस बार भी जनादेश दिया, 17 में जनादेश दिया, 22 में जनादेश दिया, उपचुनाव में भी जनादेश दिया, लोकसभा चुनाव में भी जनादेश दिया। तो इनकी विकास योजनाओं से विपक्ष को क्या कोई घबराहट सी है, इसलिए गठबंधन करके बैठा हुआ है कांग्रेस से? नहीं, विपक्ष को कोई घबराहट नहीं है जी। विपक्ष मजबूत हो रहा है, मजबूत हो रहा है, मजबूत हो भी जाएगा। देखिए, ठीक, जो कह रहे हैं कि हमने विकास की योजनाएं लाए जी, आप ऐसी कौन सी योजना लाए हैं कि जहां 1500 आदमी को नौकरी मिल जाए? कौन सा कल कारखाना आपने बनारस में स्थापित किया? ऐसा तो कुछ दिखा नहीं अभी तक। नहीं, सुनिए जी। और जो रह गया विकास का उनका, तो ये विकास का एकदम वो झुठला जो पीट रहे हैं ना जी, वो स्थानीय जगह पर किसी जगह को दिख नहीं रहा। देखिए, मेन एक आदमी को या एक मोहल्ले को, एक गली को कहाँ से
और जो वहाँ रहने वाले लोग हैं जी उनको गली बढ़िया मिलना चाहिए, जी स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, साफ सफाई का व्यवस्था होना चाहिए जी। ये सबसे एकदम वो मतलब कि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। चुनाव चल रहा है, आप भी जा रहे होंगे जनता के बीच, जैसे मछुआ हुआ, स्थानीय लोग लोकल स्तर पे अपना किस तरीके का जन समर्थन मिल रहा है? आप प्रचार में मैं भी प्रचार मझवा में ले जाता हूँ। मैं 2-3 दिन भी मझवा उपचुनाव में गया हूँ। वहाँ की प्रत्याशी समाजवादी की है डॉक्टर ज्योति बिंद जी, उनका बहुत ही अच्छा जी चल रहा है और सीट समाजवादी पार्टी का क्लियर है जी। और समाजवादी पार्टी 9 उपचुनाव में जी 5 से 6 सीट जीत रही है। अच्छा, क्लियर है जी। और ये 6 सीट 2027 का एकदम क्लियर कर देगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2027 में जी। जनाधार एकदम क्लियर हो जाएगा। मझवा का अगर देखा जाए एक तरीके से अपना, तो 2012 से 17 तक वहाँ कुछ जो है रमेश बिंद जी विधायक रहे। 2017 से जो है 22 तक जो है सुचिस्मिता मौर्य जी विधायक रहे। 2022 से 24 जो है जून तक विनोद बिंद जी विधायक रहे अपना। तो इस बार जो है वो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि विनोद बिंद जी भदोही से सांसद हो गए हैं अपना। तो ये जो 2-3 बार का जो वहाँ का विकास था अपना, ये विकास भारी पड़ेगा इस चुनाव पे, या नया कोई ऐसा प्रत्याशी को कि एक तरीके से देखा जाए तो वहाँ मझवा में समाजवादी पार्टी अभी तक खाता नहीं खुली हुई नजर आ रही। जब भी आए या तो भारतीय जनता पार्टी कब्जा रहा है अपना, या तो समाजवादी गठबंधन कमा कर जैसे। तो इस बार क्या विकास योजनाएं जो है भारी पड़ रही है समाजवादी पार्टी पे, या समाजवादी पार्टी फिर जीत करके उपचुनाव विधानसभा में? बताता हूँ आपको, जो आप कहें कि समाजवादी पार्टी का अभी तक खाता नहीं जी। आप मुलायम सिंह के दौर में जाइए जी, आप मुलायम सिंह के दौर में जाइए, खाता खुला है। नहीं, हम पिछले 1 दशक की बात नहीं, 1 दशक में तो कान से बीजेपी कान से हावी है, बीजेपी चुनाव जीतती है जी, समझ रहे हैं जी। मगर इस बार बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी। अच्छा, इसलिए नहीं जीतेगी, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। मैं खुद जाता हूँ वहाँ पे मझवा में जी। आप वहाँ का रास्ता देख लीजिएगा तो आप खुद कहिएगा कौन सा विकास है जी। गाड़ी ऐसे वैसे करती है, ऐसे रास्ते हैं वहाँ के उस विधानसभा में जी। आप 10 साल से आपका काल से वहाँ विधायक है, कहीं दिखा दीजिए, कुछ नहीं, उसी तरह से पड़ा हुआ है। लेकिन अब वही भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व सांसद रमेश बिंद जी थे, उनकी स्वयं की बिटिया लड़ रहे हैं डॉक्टर ज्योति बिंद जी चुनाव। अब वो खुद आपकी पार्टी में आकर के जो है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी का दामन थामे, और वो खुद आपकी पार्टी में है अपना। तो क्या ऐसा लगता है कि 2024 चल रहा है इस समय विधानसभा चुनाव में जीतकर ज्योति बिंद जी वहां से कोई नया इतिहास रचेंगी और विकास की धाराएं बढ़ाएंगी? सर्वप्रथम तो मैं ज्योति बिंद को बधाई देता हूँ जी, या बीजेपी छोड़ के समाजवादी पार्टी में जी, इसका मैं स्वागत करता हूँ जी। क्योंकि वो समझ गई कि हमारे मझवा विधानसभा क्षेत्र का कल्याण बीजेपी नहीं कर सकती, कोई विकास कार्य नहीं कर सकती, खाली हम लोग को गुमराह करती रहेगी जी। ये सब चीज जानते हैं, जुमलेबाजों की सरकार है जी। जुमलेबाजी से कितने दिन तक हम लोग चलेंगे, समझ रहे हैं जी। तो उन्होंने समाजवादी की तरफ रुख किया जी। समाजवादी ने उनको अच्छा समझा, प्रभाव मतलब व्यक्तिगत व्यवहार उनका मझवा विधानसभा में है जी। और बिंद लोग की जो जनसंख्या वो ज्यादा है जी, ये अपना पूरा गणित करके समाजवादी ने उनको प्रत्याशी बनाया। क्या ये जातीय समीकरण हावी रहा? देखिए, हर चुनाव में जातीय समीकरण को ही लोग मान के वहाँ टिकट का बंटवारा करते हैं, कोई भी पार्टी टिकट देती है। अच्छा, ये आप जानिए, ये शायद कोई नहीं बोला होगा, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये आप भी जानते हैं और पूरे। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न है अपना कि जिस 2024 लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर की जनता रमेश बिंद को वहां से नकार चुकी हो, 2024 के विधानसभा चुनाव में, मझवा विधानसभा चुनाव में कैसे उनकी मीडिया को स्वीकार करेगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए, क्योंकि देखिए, जनता अस्वीकार कर दी रमेश बिंद जी को जी, अनुप्रिया पटेल को चुनाव जिता दी। बिल्कुल। अब जनता को समझ में आ गया है जी कि हम लोगों ने उससे बहुत खोट दी। वहाँ की जो लोकसभा की जितनी भी विधानसभा थे जी, और जो था नाम, वो लोग को समझ में आ गया कि हम लोगों ने बहुत गलत फैसला ले लिया जी। फैसला लेने में हम लोग गलती किए हैं, अब वो गलती इस चुनाव में नहीं करेंगे जी।
इस चुनाव में समाजवादी प्रत्याशी डॉक्टर ज्योतिर्बिंदु को पूरा समर्थन और पूरा वोटिंग करके उनको भारी मतों से जिताएंगे। अच्छा जी। बहरहाल जो है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बहुत ही सुविधाजनक और टाइट है। उसके सामने सभी के सभी अपराधी नतमस्तक हैं। लेकिन प्रतापगढ़ में पिछले कुछ दिनों में घटना, जौनपुर में कुछ घटनाएं इस प्रदेश को झकझोर करके रख दी, ऐसा विपक्ष का मानना है। इस पे कुछ राय आपका है? विपक्ष का मानना नहीं, वो हकीकत है। जौनपुर में मंगेश यादव का तलवार से गर्दन काट के हत्या किया गया। 17 साल का बच्चा था जी, इकलौता लड़का था जी, 5 बहनों में एक लड़का था, वो भी कोई खिलाड़ी था। अच्छा, वो भी खिलाड़ी था, उसको स्वर्ण पदक भी मिला है। जो जिस में खेला हो, चाहे राष्ट्रीय खेला, चाहे प्रदेश खेला हो, चाहे राष्ट्रीय खेला हो, वो सदा स्वर्ण पदक था मिला है। भूमि विवाद में, गांव के भूमि विवाद में, बंजर जमीन या जो भी है उस विवाद में उसके पड़ोस वाले ही जी उसको तलवार से उसका गर्दन काट दिया। अच्छा, समझ रहे हैं जी। और वो जो लोग गर्दन काटे हैं वो बहुत दबंग व्यक्ति यानी पावरफुल व्यक्ति है। अच्छा, समझ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि 17 साल के लड़के का गर्दन काटना एक कितना दर्दनाक घटना है जी। इस पे निंदा करने के लिए शब्द भी नहीं है जी, समझ रहे हैं। उस बाप से पूछिए, उस मतारी से पूछिए, उस बहनों से पूछिए, उनके ऊपर क्या बीत रही है। अपराधी सलाखों के पीछे चले गए, मगर उसका बेटा तो नहीं आएगा ना। तो कानून अपना काम करेगा। बुलडोजर भी चला है, वो तो आज छूटेंगे कल फिर मकान बनवा लेंगे, मगर वो बेटा तो नहीं आएगा, उसका बहन का भाई तो नहीं आएगा। कहीं न कहीं यह मानना है ना कि कानून व्यवस्था मजबूत है तभी तो बुलडोजर चला। देखिए, कानून व्यवस्था चला, आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी कानून व्यवस्था इतना टाइट है कि बुलडोजर चला, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कैसे ऐसे किसी भी अपराधी के घर बुलडोजर मजबूर, लेकिन बाबा ने बुलडोजर बाबा जी का काम, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मजबूर होकर बुलडोजर चलाए हैं कि अगर बुलडोजर मैं नहीं चलवाता हूँ तो ये जो हमारा कांग्रेस 2-4 सीट कांग्रेस 2027 में 150 सीट मिलने वाली वो भी नहीं मिलेगी। तो आप किन आंकड़ों पे जा रहे हैं? क्या उम्मीद है अपना कि फिर अगर आप लोग विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो कहेंगे ईवीएम खराब है? इस बार ईवीएम का पैतराबाजी देखिए, मैं बार बार आपसे कहता हूँ जो ईवीएम पे हम लोग चिन्ह लगाते हैं, ईवीएम पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन इस बार जो लोकसभा का परिणाम आया, इस बार आप लोगों ने एक बार भी नहीं कहा कि ईवीएम खराब था। देखिए, हम बताते हैं जी। मैंने आपसे इसके पहले भी बाइट में बोला था इसके विषय में जी। ये गवर्नमेंट जो है, ये जो सरकार है जी, अगर विपक्ष का प्रत्याशी जी 2000-3000 वोट के अंतर से जीत रहा है जी, हार जीत है जी, तो शासन प्रशासन जी मिल के उसको हरवा देती है। अभी मैं बताऊं कि 4 ऐसी सीटें लोकसभा में थी जो अखिलेश जी खुद कह रहे हैं कि यहाँ कान से परा डीएम करने हमको हरवा दिया, एकदम दहाड़ के है, कहीं तो वीडियो भेज दूँ जी। तो ये सत्य है जी कि अगर 2000-3000 से कान से प्रत्याशी ऊपर चल रहा है विपक्ष का तो उसको लोग हरवा देते हैं। अच्छा, तो ये 2-3 हजार का अंतर आ रहा है, जो अपना ये अंतर कैसे आ रहा है? देखिए, हम थोड़ा बताइए। हमारी बात सुनिए, जैसे 2 ही लोग आएंगे, एक फर्स्ट और सेकेंड जी। मानिए फर्स्ट में कान से आ गया विपक्ष का कान से कैंडिडेट जी, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो जी। अगर वो कान से सत्ता पक्ष से जी, जो सत्ता पक्ष के कान से उम्मीदवार हैं, अगर वो 2-3 हजार वोट से हार रहे हैं और ये 2-3 हजार वोट से जीत रहा है, तो जीतते हुए को हरवा देंगे, उसको जितवा देंगे। ये तो मौखिक और जुबानी बात नहीं, प्रमाण है, ये प्रमाण है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। नहीं, आप कोई नेता चाहे हम हो चाहे मैं, आप कैसे कह सकते हैं प्रशासन में, कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? जब कोई बात है तभी ना। नहीं तो आप वीडियो दिखा दीजिए, चलिए हम दिखा देते हैं, आपको व्हाट्सएप कर देते हैं। नहीं, हमें व्हाट्सएप नहीं, आप कैमरा के सामने चलिए ठीक, हम करवा देते हैं। क्योंकि इस तरीके के जो मैं बोलता हूँ वो सत्य बोलता हूँ। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप जो है शासन पे लगाना नहीं, प्रशासन पे लगाना, कोई बड़ा नेता या कोई अधिकारी सीधे डीएम साहब को काउंसिलर करता है कि डीएम साहब ने हरवाया है, इसका क्या हम मतलब समझे कि जो हकीकत हो ही बोले लोग। ऐसे तो कोई प्रशासन पर इल्जाम तो लगा नहीं सकता। नहीं, लोग कह रहे हैं ना, मशीन नहीं कर रही है ना सर।
लोग कह रहे हैं। तो हराएंगे किससे? मशीनिए से रोल करेंगे। तो मशीन, अब वो मशीन जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसमें छेड़छाड़ कैसे संभव है? आप बताइए, हमारे देश में ये ईवीएम मशीन कहाँ बनी है? विदेश में। वो विदेश में इसका यूज नहीं होता, मेरे देश में क्यों यूज हो रहा है? सर, कांग्रेस की सरकार थी, इससे पहले भी कोई सरकार की थी, तो ईवीएम का इस्तेमाल होता था ना। 2004 में भी ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, 2009 में भी ईवीएम का इस्तेमाल हुआ, तो उस समय तो ये आपत्ति नहीं लगा अपना, क्योंकि उसके सिस्टम के बारे में कोई जान नहीं रहा था। इसमें ऐसा भी सिस्टम है। अच्छा, क्या मतलब पूरा सिस्टम हैक कर लिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल। आप तो चिल्ला रहे हैं, आपके मीडिया वाले भी चिल्लाते हैं, वो बहुत लोग बात करते हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, वैसे हो रहा। ये भी आप वीडियो देखे होंगे, मीडिया कोई वरिष्ठ पत्रकार या कोई जो भी हो जी, कोई वरिष्ठ एडिटर वो खुद कहता है कि ऐसे ऐसे मशीन को हैक किया जाता है। लोग करते हैं वो, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ, मैं ये कैमरा के सामने करता हूँ, जनता के सामने करता हूँ कि वॉइस इंडिया न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है जब तक कोई ठोस साबुत नहीं मिल जाता है। बहरहाल जो है उपचुनाव पे चर्चाएं चल रही थी, कानून व्यवस्थाएं पे चर्चाएं चल रही थी अपना, और बिजली पानी पे चर्चा चल रही थी अपना। प्रदेश की जनता खुशहाल है, ऐसा योगी आदित्यनाथ जी का मानना है। देश की जनता खुशहाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है। लेकिन विपक्ष चिंतित है क्योंकि वह सत्ता में नहीं है, और वो सत्ता के लालसा में जो है अपना उलिल जुलूल बयानबाजी कर रहा है, ऐसा मानना है योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। इस पे क्या राय है? देखिए, जितना जनता उत्तर प्रदेश की, हमारे देश की जितनी जनता काम से प्रसन्न है, इनके कार्यशैली से, इनके कानून व्यवस्था से, इनकी सुविधा से, इनके विकास कार्य से, जी, पूरी जनता अगर खुश होती, जनता खुश होती तो 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीट, जो 64 या 70 सीट कितना है लोकसभा की 80 सीट में, वो काम से कितने सीट पे थे जी? 64 या 65 सीट में जी। उनकी सीट आधी हुई कैसे? अगर जनता खुश होती उनसे, उनके कार्यशैली से, उनके सरकार से जी, और उनके सुविधा से, उनके विकास से जी, तो एक बैग इतना सीट उनका नीचे क्यों हुआ था? आप बताइए। नहीं तो इसमें तो आप लोगों ने गणित किया, गठबंधन। हम लोग क्या सरकार में थे क्या गणित? या तो गठबंधन, क्या वो गठबंधन नहीं किया क्या? अरे तो इतनी मजबूत पार्टी के साथ गठबंधन है। सुभाषपा कौन सा पार्टी? अरे सुभाषपा एक नंबर की मजबूत पार्टी है। आपसे आप कह रहे हैं आपसे मजबूत है। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूरे पूर्वांचल को हिलाने की शक्ति रखते हैं, और पूरे पूर्वांचल का वोट बीजेपी को दिलवाने की शक्ति रखते हैं। अरे सुनिए, अपने लड़कों को जिता नहीं सकते मगर बीजेपी को सत्ता में पहुंचा सकते हैं। लेकिन यही कभी ओम प्रकाश राजभर आपके साथ भी थे, तो आप लोग क्यों नहीं मजबूत हो गए? क्यों नहीं मजबूत हुए हम? तो खुद चिल्लाते हैं कि देखिए, आओ खुद चिल्लाते हैं कि मैं समाजवादी में गया तो समाजवादी का 125 सीट निकल गया। कहते नहीं कहते हैं, मैं समाजवादी लोग 50 के नीचे थे, मैं समाजवादी पार्टी में गया, गठबंधन में गया, तो समाजवादी की 125 सीट निकल गई। ये नहीं कहते कि कहां से मेरी 1 सीट की जगह 6 सीट हो गई, तो आप ये नहीं कहते। आप लोगों के लिए तो लकी थे ना वो, आप लोग के लिए तो लकी थे वो। भाई हम लकी थे, हम कहाँ करे हो लकी? आज भी हमारे लिए लकी है। आप गठबंधन कर लीजिए। अरे उनकी इच्छा, वो तो कहते हैं कि अखिलेश जी वो गठबंधन किसी से नहीं करते, स्वार्थ में गठबंधन करते हैं। वो जनता के लिए, जनता के सुख दुख के लिए गठबंधन नहीं करते हैं। उनके जनता से जाए भाड़ में, उनको सत्ता पक्ष में रहना है, सत्ता चाहिए उनको, मंत्रालय चाहिए। अच्छा, इसके लिए वो गठबंधन करते हैं। चलिए, बहरहाल आज हम आज जो है चूंकि वाराणसी में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी का आगमन था, और इस आगमन को लेकर भी इनसे जानेंगे कि क्या राय है अपना। देखिए, हमारे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी बनारस में है जी, और वो स्वास्थ्य मंत्रालय को मिला हुआ है जी, उत्तर प्रदेश सरकार जी। अभी मालूम हुआ कि मिर्जापुर में जो मंडलीय अस्पताल है जी, उसमें 2 साल का मासूम का निधन हो गया जी, सुविधा के अभाव में जी। समझ रहे हैं ना जी, डॉक्टरों की लापरवाही और सुविधा के अभाव में 2 साल का बच्चा जी मर गया जी, एक गरीब आदमी का जी। तो मैं डिप्टी सीएम से ये पूछ रहा हूँ कि आपका सिस्टम कहाँ है, आप क्या कर रहे हैं? आप किसी मंडलीय अस्पताल, चाहे जिला स्तर का हो, चाहे ब्लॉक स्तर का हो, उसमें सुख सुविधाएं कहाँ है आपकी कि छोटे बच्चे का कैंसर वो हो जा रहा है?
मृत्यु हो जा रहा है। सुविधा के अभाव में जी आप मंडलीय अस्पताल खोल दे रहे हैं जी, आप जिला में अस्पताल खोल रहे हैं जी, अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं? अच्छा, तो ये आपकी क्या मांग है इनसे? ये मांग इसको इस पर जांच करें कि इसमें कहाँ डॉक्टरों की लापरवाही है, क्या है कि सुविधा के कारण मरा है कि सिस्टम के कारण मरा है। अच्छा, तो इसको जांच करना चाहिए। ठीक, मेरी तो यही मांग है कि जांच करके इसको आदेश करें जांच करने के लिए इस समय कहाँ लापरवाही हुई है। इस समय एक प्रमुख मुद्दा चल रहा है अपना, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे, इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, माननीय योगी जी ने जो ये टिप्पणी दिए हैं जी, जनता के बीच में, बटेंगे तो कटेंगे जी, इसका सीधा अर्थ होता है कि अब हिंदू हिंदू में बटेंगे। अब कुछ दिन जाके बीजेपी का अंश जातिवाद में भी बांट, जैसे जातिवाद है ना, उसमें भी एक जाति को दूसरे जाति में भी बांट देंगे। उनका तो नहीं, सुनिए हमारी बात। प्रहार सत्य सनातन को लेकर के है कि आप बटिए सत्य सनातन क्या है? अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं, एक हफ्ते 10 दिन पहले का। साधु लोग लड़की को छेड़खानी कर रहे हैं प्रयागराज के आसपास कहीं मेन रोड पे। अच्छा, ये है साधु लोग, ये है सनातन हमारे देश का। नहीं, ये सनातन नहीं है सर, ये सनातन नहीं है। वो तो सनातन की परिभाषा साधु संतों से आप नहीं ले सकते हैं। अगर समाज में समझे दो साधु हैं और इस तरीके की हरकत हो रहे हैं, तो एक साधु और सन्यासी होने से पहले वो एक इंसान है, उनके अंदर मानवता होनी चाहिए। बहरहाल इस पे हम नहीं कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे, आपकी इच्छा। नहीं, ऐसा चल रहा है। हम कैसे माने कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कानून व्यवस्था का डर है, योगी जी का डर है, बदमाशों पे योगी का काम से गुंडों का डर है? कुछ नहीं है, गुंडे एकदम खुलेआम है, बदमाश खुलेआम है। कितने माफिया, कितने गुंडे जेल के अंदर चले गए, कितने बदमाशों का, कितने माफियाओं का घर गिर गया, जमीन दोज हो गया। देखिए, और आप ही करें हमारी बात सुनिए जी, जो विरोधी हैं जी, उन्हीं का काम से मर्डर हुआ, उन्हीं का इनकाउंटर हुआ। जो सत्ता पक्ष से लगे हुए हैं, जो सत्ता पक्ष में हैं जी, उनका कुछ बाल बाका नहीं हुआ है, ये भी आप जान लीजिए। राबर्ट्सगंज में दुधी विधानसभा, वहां से भाजपा के विधायक थे, रेप के आरोपी थे, जेल गए। इसी तरह कई अन्य ऐसे थे जिनके नाम अभी मैं नहीं गिनाना चाहूंगा, क्योंकि कैमरे के सामने अपना व्यक्ति की पहचान नहीं बताना चाहिए अपना। ऐसे सत्ता पक्ष के लोग भी बहुत से थे जो चले गए जेल के अंदर और सलाखों के पीछे हैं। आप वहां मत जाइए जी, आप बीएचयू कांड देख लीजिए जी, बीएचयू रेप कांड देख लीजिए। बीएचयू रेप कांड में आईटी सेल, जिला आईटी सेल का खुद पार्टी का जी पदाधिकारी, उसका मुख्य काम से वो है, अभियुक्त है जी, वो अभी जेल नहीं गया। में तीनों के तीनों जो है आरोपी कोर्ट से जो है जमानत पे तो छूटे हैं। कितने दिन बाद वो जेल गए, कितने दिन बाद उनको कोर्ट से जमानत हुई, ये आप जानते हैं? नहीं, आप देखिए हमारी बात, पूरी जनता जानती है, पूरी जनता जाती। घटना घटी 6 तारीख को, वो पकड़े गए 6 तारीख को, और इतना जल्दी कोर्ट से उनको जमानत मिल जाता है, इतना जघन्य काम से कुकर्म पे। इसको भी आप ख्याल करिए। ऐसे ऐसे घटनाएं हमारे प्रदेश में हो रही है। इसका ख्याल करना कोर्ट का काम है अपना। ठीक है, कोर्ट का काम है। ऐसे घटनाएं हो रही हैं, ऐसे बीजेपी के नेताओं या जो भी पदाधिकारी ऐसे कर रहे हैं, तो मैं कैसे मानूं काम से कि योगी जी का इन लोगों के ऊपर बहुत काम से कड़ा प्रशासन चल रहा है, या कानून व्यवस्था है, या डर है? कैसे मैं मान लूं? वो खुद कहते हैं अपना कि चाहे वह सत्ता या विपक्ष का, उनका विधायक जी सुनील वर्मा जी, उनका विधायक खुद कान से प्रशासन के सामने उनका वरिष्ठ पदाधिकारी मार रहा है जी, मैं कैसे कहूं? तो ये सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह सत्ता पक्ष के लोगों पे है। सत्ता पक्ष का काम से वो है, मिला हुआ है। अच्छा, मतलब उनको क्या बोलते हैं, सहानुभूति है उनके साथ। अच्छा, उनका सहयोग मिल रहा है, अच्छा, तब ये होता है। विधायक के ऊपर हाथ छोड़ना, कोई गवर्नमेंट कोई काम से जो भी जितने भी हमारे भाई हैं बीजेपी में, सांसद मंत्री, कोई विरोध किया, कोई नहीं विरोध किया। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि सांसद मंत्री विधायक को विरोध करने का अधिकार नहीं है जी, समझ रहे हैं? विरोध करने का अधिकार दिया ही नहीं है बीजेपी जी। हमारे बैकवर्ड साथी जो है हमारे। कहने का मतलब ये है कि जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, इसको आपके विधायक लोग विधानसभा या सांसद लोग लोकसभा में क्यों नहीं उठाते हैं? उठाना चाहिए, छोटी मुद्दों को भी उठाना चाहिए साहब। उठा के क्या करिएगा? भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहानी।
कितना चिल्लाइएगा आप? मतलब इसका दबे कुचलों का आवाज कोई नहीं उठाएगा? कुछ नहीं उठा रहा, मतलब उठा रहा है, विपक्ष उठा रहा है। वर्तमान सरकार जो है कुछ सुन ही रही है, इसमें कुछ कर ही नहीं रही है। ऐसा नहीं कोई घटनाकांड से हमारा जो हमारी पार्टी का विधायक हो, हमारे समाजवादी पार्टी का विधायक हो या सांसद हो, नहीं उठा रहा, बिल्कुल उठा रहा। तो क्या विधानसभा लोकसभा में नहीं सुनी जा रही है? क्या सुनी जा रही है? क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो आगे की क्या योजना है? आगे कोई ना, हम लोग चुनाव में हम लोग पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं जी। हम एक सहयोगी पार्टी दल है, समाजवादी पार्टी का, नेशनल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जी, और पूरी बड़ी टीम लगी हुई उपचुनाव में जी। और उसके बाद हम लोग इस चुनाव के बाद सीधे 2027 का तैयारी करेंगे। अच्छा जी। तो ज्योति बिंद जी कितने लाख वोटों से जीत रही? ज्योति बिंद जी का चुनाव जीतना एकदम कन्फर्म है। अच्छा, अभी मैं जीत हार का अंतर नहीं बताऊंगा। कहीं ऐसा ना हो तो चुनाव देखिए, चुनाव जब हो जाएगा जी, उसके बाद जीत हार का आंकड़ा आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि हारने के बाद आप लोग ठिकरा जो है फिर ईवीएम पे फोड़ दें। देखिए, अगर कम ज्यादा वोट से हारेंगे तो कोई हुआ नहीं है। अगर 2-3 हजार वोट से उनको हराया जाएगा तो उसके लिए हम ठिकरा भी फोड़ देंगे। अच्छा, ये सुनिश्चित है? ये सुनिश्चित है, बीजेपी कर चुकी है। अच्छा, हाँ। नहीं, ये बीजेपी कर चुकी है, लेकिन आपकी पार्टी ये सुनिश्चित करने की विरोध करना है अपना। नहीं, विरोध करना है, जहाँ विरोध होगा ईवीएम पे उंगली उठाना है, विरोध करना वहाँ होगा जी। हम लोग भी इतने वो नहीं है कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्या है क्या नहीं है। जो अंदर होते हैं काउंटिंग समझ जाते हैं कि नहीं, कहाँ बुरा हुई है, कैसे हुआ है। और जहाँ पे आपकी पार्टी के लोग जो है 2000 वोटों से जीते हुए हैं, वहां पे अगर सत्ता पक्ष के लोग उंगली उठाए तो, अगर जहां पे आपके पार्टी के लोग जो है 2000-1500 वोटों से जीते हुए हैं और सत्ता पक्ष के उंगली लोग उठाए अपना कि नहीं इन्होंने अपना 60 गांठ से जीता, देखिए वहां पे एक्सेप्ट करेंगे? हमारी बात सुनिए, कुछ ऐसे लोकसभा विधानसभा होता है जी, जहाँ पे लोग उंगली ना उठाना चाहते हैं ना कोई विवाद में आना चाहते हैं। जो जीत रहा उसको जीतने दो। अच्छा। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको जिताना है। अच्छा, तो मझवा में ज्योति बिंद को जिताना है? नहीं, बीजेपी कुछ ऐसे कैंडिडेट को जिताना है उनको। अच्छा। किसी कीमत को उनको हारना नहीं है। अच्छा, समझ रहे हैं? इस उपचुनाव में ऐसे कितने प्रत्याशी हैं बीजेपी के? और बीजेपी के कान से 9 प्रत्याशी है, 9 वही है। और अच्छा। 9 पर हवा बोलेंगे, 9 हम जीत जिताना है। 9 जीत जाएंगे तो सोचेंगे 2027 में मेरी सरकार बनेगी। फिर जनता मेरी तरफ झुक रही है। 9 भी जीता, 9 नहीं, वो 3 भी नहीं जीत पाएंगे। अच्छा, चलिए, बहरहाल आपकी भविष्यवाणी जैसी भी तैसी भाई ईश्वर जाने। बहरहाल आज हमारे साथ इन मुद्दों पे चर्चा करने के लिए रामबच्चन यादव जी थे, जो नेशनल इक्वल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी। लेकिन भैया, यह उत्तर प्रदेश है, यहाँ की राजनीति और राजनेता बताते हैं कि यहाँ की विकास योजनाओं के विषय में ही जनता सोच करके वोट करती है, क्योंकि वोट पे चोट जनता का अधिकार है। और यहाँ चूंकि 13 तारीख को मतदान होने वाला था, लेकिन अब यह मतदान 20 नवंबर को होगा, तो विपक्ष को और समय मिल चुका है। और बहुत पहले जो है एक कहावत कही जाती थी और एक मशहूर भोजपुरी का गाना आता था कि होते चुनाव फिर से आई गेले नेताजी, उनके बहुत रुपया दिखा गेले नेताजी। तो बार आप सतर्क रहिएगा, क्योंकि इस उपचुनाव में बहुत से ऐसे बहुरूपीय नेता भी आएंगे जो वोट लेकर के और जीत करके जाएंगे, लेकिन विकास योजनाओं के विषय में आपको दूर रखेंगे और आपकी विकास के विषय में सोचना तो दूर और करना तो दूर, आपके पास झांकने तक नहीं आएंगे। बहरहाल आपका मत और आपका समर्थन ही एक प्रत्याशी को सच्चा जीत दिला सकता है। और आप बने रहे तब तक वॉइस इंडिया न्यूज के साथ।